नमस्कार। कड़वी कॉफ़ी की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आप में से कई लोग कड़वी कॉफ़ी पहले से देखते रहे हैं और जो पहली बार आए हैं उन्हें हम ये बतलाना चाहते हैं कि यह अलग अलग विषयों पर, अलग अलग चिंताओं पर बातचीत का एक लंबा सिलसिला है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो अलग अलग समस्याएं हमें दिखलाई पड़ती हैं, या वो फौरी हों या लंबे वक्त के लिए हों, उन पर उनके विशेषज्ञों के साथ हम बैठकर इत्मीनान से बातचीत कर सकें बिना हड़बड़ी के। इरादा यह है कि हम उस विषय को या उस समस्या को समझ सकें। उस पर सिर्फ अपना स्टैंड रख देना या अपना नज़रिया रख देना हमारा मकसद नहीं है। आज हम और प्रायः कड़वी कॉफ़ी में आप ये देखते होंगे कि हम बिल्कुल फ़ौरी समस्याओं पर बात नहीं करते हैं या फ़ौरी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। उनका रिश्ता हो सकता है, उनमें एक तरह का फ़ौरीपन हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आज की ताज़ा खबर है हम उसी पर बात कर रहे हों। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आज की भी होती हैं और उनका एक लंबा संदर्भ भी होता है, और उनको समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें देश और समाज पूरी तरह से गर्क हो और वो समझना चाह रहा हो कि है क्या। और अभी पूरे देश का ध्यान सिर्फ एक और एक चीज़ पर लगा हुआ है, और वह है भारत का क्या रुख होना चाहिए। जो पहलगाम में हिंसा की घटना हुई, जिसमें 26 सैलानी मारे गए, जिनमें ज़्यादातर हिंदू थे, और उसके बाद भारत की जो सैन्य कार्रवाई हुई पाकिस्तान के भीतर, फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, और फिर भारत की कार्रवाई, और फिर एक तरह का, जैसे अंग्रेज़ी में आप सीज़ फायर कहते हैं, हिंदी में अक्सर उसके लिए युद्ध विराम शब्द इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ भारत और पाकिस्तान दोनों ही कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो फिर युद्ध विराम शब्द हम शायद इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसे कहेंगे कि यह एक तरह से दोनों के बीच जो टकराहट हो रही थी उसमें एक विराम आया है। हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, जो सबसे फौरी चीज़ है, लेकिन इसके जो दीर्घकालिक संदर्भ हैं उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए अभी भारत में जो सबसे ज़्यादा मुनासिब शख्सियतें हो सकती हैं, उनमें से एक सौभाग्य से हमारे साथ हैं प्रवीण साहनी। हम आपको बहुत स्वागत करते हैं। प्रवीण फोर्स पत्रिका से जुड़े हुए हैं। उन्होंने रक्षा से जुड़े हुए विषय पर कई किताबें लिखी हैं, और वे इस विषय को बहुत गहराई से जानते हैं, इसलिए भी कि वे उनका एक जीवन का एक हिस्सा गुजरा है सैन्य सेवा में, और उसके बाद वे बहुत करीब से, बहुत बारीकी से इसको देखते और समझते रहे हैं, और वे एक पेशेवर तरीके से इसे देखते हैं। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने जितना उन्हें पढ़ा है और जितना सुना है, मैं समझ पाया हूँ कि वे एक पेशेवर व्यक्ति की तरह देखते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं। मैं फिर राजनीतिक दृष्टिकोण को थोड़े उद्धरण चिन्ह के भीतर रख रहा हूँ। तो आपको बहुत स्वागत प्रवीण, और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे निमंत्रण पर कड़वी कॉफ़ी में शामिल हुए हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ बिल्कुल फौरी घटना से, और वो अभी घटना माना जा रहा है उसको। वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल रात दिया गया भाषण। कल यानी हम लोग जो ये बातचीत कर रहे हैं, यह 13 मई की बातचीत है, तो हम 12 मई की रात 8 बजे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। तो हम कल रात 8 बजे जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, जिसकी लंबे वक्त से प्रतीक्षा की जा रही थी, 22 अप्रैल से ही इंतज़ार किया जा रहा था, और उन्होंने कल संबोधन करना तय किया। हम वहाँ से शुरुआत करना चाहेंगे। उसमें उन्होंने कुछ बातें कही जिनको हम समझना चाहते हैं। उन्होंने यह कहा कि पहलगाम में 22 अप्रैल को बायसरण में सैलानियों पर जो हमला हुआ और जिसमें 26 सैलानियों की हत्या हुई,
उसका बदला लिया गया और उसके बदले की कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर हमने किया और उस ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के भीतर 9 दहशतगर्द ठिकानों पर हमले किए और ये बदले की कार्रवाई थी और ये हमारी माँओं और बहनों के सिंदूर पोंछने का बदला था, यह उन्होंने कहा। लेकिन उसके आगे उन्होंने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, जबकि जैसा मैंने कहा कि वे जब बोल रहे थे तब भारत और पाकिस्तान के बीच टकराहट के रुकने के 48 घंटे गुजर चुके थे। तो हम इसको कैसे समझें, ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये कहना प्रधानमंत्री का कि ये समाप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब हमने इसमें पॉज दिया है, हम रुके हैं। तो रुकने का मतलब ये होता है कि जो हम कार्रवाई कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, वो अब एक नॉर्मल चीज़ बन जाएगी। वो कैसे नॉर्मल बनेगी? क्योंकि दोनों तरफ, हम दोनों साइड को तैयार रहना पड़ेगा इस बात के लिए कि जैसे ही वो पॉज उठेगा तो फिर से वही कार्रवाई करनी है। तो अब देखिए कार्रवाई क्या है जिसके बारे में वो न्यू नॉर्मल बन गया है, और उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने इसको न्यू नॉर्मल बोल दिया। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा जी, क्योंकि सबसे पहले आपने इसकी चेतावनी दी थी कई जगह कि ख़तरा इस बात का है कि यह एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। जी। और कल जब मैंने प्रधानमंत्री के भाषण में सुना कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है, तो मुझे लगा कि क्या उन्होंने प्रवीण सानी को सुन लिया है या उनके सलाहकारों ने सुन लिया है और इसे आकर्षक मान के उठा लिया है। देखिए, वो तो ऐसा होता है कि उनकी भी सिक्योरिटी टीम है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, कोई किसी की बात उठा लेता है, कोई किसी की उठा लेता है, उसकी कोई ख़ास अहमियत है नहीं। अहमियत इस बात की अब है कि क्योंकि इसमें एक रुकाव आया है ऑपरेशन के अंदर, इसका मतलब जो मिसाइल फायर हो रही थी दोनों तरफ से, जो ड्रोन्स फायर हो रहे थे दोनों तरफ से, जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन फायर हो रही थी दोनों तरफ से, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं हो रहा था, ये पूरे बॉर्डर पे हो रहा था। इसका मतलब आप नॉर्थ से लेके आप पूरा जो बॉर्डर है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, वहाँ पर ये कार्रवाई करनी है। अब देखिए पाकिस्तान क्या करेगा, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो रहस्य की बात है, बहुत सीधी सी बात है। अगर ये न्यू नॉर्मल है, और जैसे अब हम जानते हैं ये पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान और चीन से लड़ाई है, क्योंकि चीन जो है वो अपना हाथ नहीं दिखा रहा है, खुद शामिल नहीं हो रहा है जंग में, पर पाकिस्तान की हर तरीके से मदद कर रहा है। तो अब जो पाकिस्तान के पास असला है जो न्यू नॉर्मल में काम आएगा, वो क्या है? वो असला ये है कि ड्रोन्स, आज ड्रोन सबसे ज़्यादा चाइना के पास है, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हैं। कमर्शियल ड्रोन में वो नंबर 1 है दुनिया में। कमर्शियल ड्रोन को मिलिट्री वैल्यू बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। टर्की से वो ड्रोन लेंगे, पर पहले मैं चाइना की बात ख़त्म कर लूँ। अब कई सारा पैकेज जो है जो रुका पड़ा था, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी पिछले ही महीने जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बब्बर सिद्धू, ये वहाँ गए थे चीन, और वहाँ वो चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिले। क्यों मिले? जो अब इन्होंने इस बार इस्तेमाल किया था हवाई जहाज़, जिसको हम बोलते हैं लड़ाकू विमान J-10, जो बहुत कामयाबी जिसने दिखाई, अब वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन का, ये 4th जनरेशन का है, वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको बोलते हैं J-31। तो वो उसकी बात करने गए थे कि हमें वो 40 चाहिए हैं, तो एक तो वो उनको मिलेगा। वो बात और करने गए थे कि उनके पास, चाइना के पास एक KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। बहुत ज़रूरी होता है ऐसी जंग में, जो आपको बताता है कि टारगेट कहाँ है, टारगेट को कैसे हासिल करना है। वो भी मांग थी, वो इनको दे देंगे आप। अच्छा, आगे चलिए। उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, चाइना का, ये सब है उनके पास। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव वेपन्स हैं। अब माइक्रोवेव एक अलग टाइप की चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स होते हैं जो स्वीप करते हैं। तो जितने भी हमारे ड्रोन होंगे, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और छोटे ड्रोन अमूमन बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक स्वीप के अंदर उस पूरे को ख़त्म कर सकते हैं। तो
तो ये सारा तो आप मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी जिस चीज़ को उनको 1 या 1.5 साल लगना था, वो उनको अगले 2 या 3 महीने में उनके हाथ में होंगे। तो वो भी अब अपनी तैयारी करेंगे, टर्की से भी सामान लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये आपने न्यू नॉर्मल बना दिया, पॉज आपकी टूटेगी। अब पॉज कैसे टूटेगी? मान लीजिए अगला हमला हो गया। अब JNK में इस तरीके के आतंकी हमले तो होते रहते हैं और ये रुकने वाले थोड़ी ना है। तो अभी क्या होगा, एक और चीज़ प्रधानमंत्री ने बोल दिया और वो ये बोली है कि कोई भी आतंकी हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। हाँ, ये बात सेना के प्रवक्ताओं ने भी कही थी। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉज है जो अभी लगा हुआ है न्यू नॉर्मल पे, वो उठ जाएगा। और जैसे ही उठेगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि तब तक जो है जल्दी से जल्दी चाइना उनको ये सामान दे देगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फिर से शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, हमने जो लड़ाई करने का, देखिए अभी क्या हुआ, ये भी एक आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने करा था 6-7 मई से शुरू हुआ, 6 रात से, ये लड़ाई नहीं थी, ये थी एक क्राइसिस सिचुएशन। हाँ, इससे भी हम समझना चाहते हैं जी। क्योंकि आम समझ में हाँ यह युद्ध था। हाँ, और तो- बार बार कहा गया युद्ध था, टेलीविज़न चैनल्स में भी युद्ध चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको सुन रहा था और बाकी लोगों को भी सुन रहा था और वे कह रहे थे ये युद्ध नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ये क्या था? हाँ, तो देखिए अभी क्या है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ बताना इसके बारे में। पहले तो मैंने जैसे आपसे बोला न्यू नॉर्मल है, एक मान लीजिए जो ना हो तो अच्छा ही है, एक आतंकी हमला हो गया, इसके ऊपर से लिफ्ट जो एम्बार्गो है वो हट गया। एम्बार्गो जैसे ही हटेगा उसके पास भी बहुत असला है, हमारा तो असला इंडिजिनस हो रहा है। इंडिजिनस बनाने में टाइम लगता है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना इस समय दुनिया की एक महान ताकत है, उसके पास ये सब असला है, वो तो अभी उसको फ़ौरन हाथ में पकड़ा देंगे। उसके बाद क्या है, ये जो हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई से 3 बड़े कदम नीचे है। और वो 3 कदम क्या है, ये जो हमने देखा था इसको हम बोलते हैं ये एक क्राइसिस सिचुएशन थी। ये क्राइसिस हो गई। क्यों क्राइसिस हो गई? क्योंकि लड़ाई का मतलब ये होता है कि साहब आपके पास जितनी ताकत है, आर्मी में जितनी ताकत है, एयरफोर्स में जितनी ताकत है, नेवी में जितनी ताकत है, आप पूरी झोंक दीजिए, वो लड़ाई है। तो अभी हमने जो देखा बहुत लिमिटेड तरीके से काम हुआ, एक एयर वॉर हुई एक रात को, उसके बाद ये सब चलता रहा जो न्यू नॉर्मल बन गया है। इसके बाद अगला स्टेप होगा जब दोनों फौजें मोर्चे पर आएंगी, उसे हम कहते हैं प्री वॉर कंडीशन। अच्छा, इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा है। अब पूछिए वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है वो ऐसी है, लंबाई में सबकी, हाँ, ऐसी है, हमारी जो है वो फैली हुई है। तो जो हमारी फ़ौज है वो पूरी जगह फैली हुई है, उनकी फ़ौज पूरी ऐसे है। तो उनमें क्या होता है, 2 तरीके की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई करने की अभी तक, ये एक सवाल आप मेरे से आगे ज़रूर पूछिएगा कि क्या बदला है। अभी तक ये मेरी भी सोच थी कि दोनों तरफ की लड़ाई की डॉक्ट्रिन्स जो होती है कैसे लड़ेंगे वो एक जैसी थी। बिल्कुल, उसका मतलब ये होता है कि जो फ़ौज थी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, उसमें 2 तरीके की आर्मी थी। एक आर्मी है जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग फॉर्मेशन। इनका मतलब क्या होता है कि साहब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, आप इतना नज़दीक बैठे हैं कि आप फ़ौरन जो है 48 से 72 घंटे में आप मोर्चे के अंदर आ जाइए, पहुंच गए। और ये दोनों साइड कर सकती हैं, पाकिस्तान भी कर सकता है उनकी फ़ौज, हमारी भी। फिर क्या होगा उसके बाद कि जो आपकी ऑफेंसिव फोर्सेस हैं, स्ट्राइक फोर्सेस हैं, रिज़र्व फोर्सेस हैं, फिर वो आएंगी। वो जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन में उनको ला सकते हैं। हमारे केस के अंदर जो लास्ट तजुर्बा था हमारा, जब हमने पूरी आर्मी मोबिलाइज़ करी थी, वो हमने 2001-2002 में करी थी, जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था और वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय हमने देखा था कि 2 हफ्ते लग गए थे। इसका मतलब ये है कि हमारी फ़ौज को 2 हफ्ते लगेंगे
उनकी फ़ौज एक हफ्ते में होल्डिंग भी तैयार है, वो भी तैयार है। अभी न्यू नॉर्मल के पास का अभी उनके पास असला भी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट स्टेज है वॉर। आप समझ गए ना, एक तीसरा। बार फौज आ गई तो फिर अब लड़ाई शुरू हो गई। तो हमने क्या किया है, पूरी लड़ाई का जो एक लेवल था उसको इतना नीचे कर दिया है कि अब हमको 24 घंटे हमारी फ़ौज को लड़ाई के लिए तैयार रहना है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, ये पॉलिटिक्स एक बात होती है, एक हौसला अफजाई करना मुल्क की एक बात होती है। मैं भी चाहता हूँ हमारे मुल्क की हौसला अफजाई हो, पर एक्चुअल लड़ाई जो होती है उसमें इमोशंस नहीं होते। एक्चुअल लड़ाई में सिंदूर की कोई बात नहीं होती। उसमें एक तरीका होता लड़ाई करने का, उससे आप लड़ाई करिए। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो होता है कि आपके पास काबिलियत क्या है, जिसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक होता है कि अब आप उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसको हम बोलते हैं आर्ट ऑफ वॉर, जो डॉक्ट्रिन है आपकी। और तीसरा होता है, इसको मुकम्मल करने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी है। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं, इनमें कहीं इमोशन नहीं होता, इसमें कोई ये देशभक्ति की बात, मतलब नारेबाजी, इसमें कुछ नहीं है। तो अब मैं आपको बॉटम लाइन देता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ लड़ाई का जो थ्रेशहोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। काफ़ी नीचे आ गया। और हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान के साथ चाइना है, जिसको मैं बोलता हूँ, और मैं 2019 से बोल रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। एक तरफ की लड़ाई जो रीइंफोर्स्ड है। अब ये हुई कैसे? अब वो हुई ऐसे कि जब मोदी सरकार ने 370 और 35A हटाया और ये कहा कि साहब अब जो कश्मीर है वो हमारा है, अच्छी बात है, पर ये नहीं सोचा कि इसका मिलिट्री और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है। वो सोचा ही नहीं किसी ने उस समय। तो उसका इम्प्लीकेशन ये हुआ, अब आप याद करिएगा, जब 370 हटा था तो उसी समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा, ये दोनों गए थे चाइना। और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जनरल बाजवा से अलग बात करी थी। अब मुझे कैसे पता है वो करी थी? क्योंकि अप्रैल 2022 में मेरे को उन्होंने इनवाइट किया था, इमरान खान की सरकार ने, कि पाकिस्तान अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिलीज़ कर रहा है। तो उस फंक्शन में आके बात करने के लिए भी, एक लेक्चर देने के लिए मैं उसमें गया था। शायद मैं ही था एक हिंदुस्तानी जिसको बुलाया था। तो लेक्चर के बाद वहाँ जनरल बाजवा भी थे। तो जनरल बाजवा से मेरी खुद बात हुई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरल बाजवा ने मुझे ये बोला, मैंने कहा कि आपने तो पूरी अपनी सोच बदल दी। अब आप बात कर रहे हैं पीस की, कि हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए हिंदुस्तान के साथ। आप बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये आपने लेक्चर में भी कहा, आपकी ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी लिखा है। तो उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है, जब मैं चेयरमैन शी जिनपिंग को मिला था तो उन्होंने मुझे ये नसीहत दी थी, एक बात बताई थी कि जनरल साहब, हमें हांगकांग और मकाऊ लेने में कई साल लगे, हमने धैर्य से काम लिया। हमने ये नहीं कहा कि हम लड़ाई लड़ लें, हमने कहा कि उस वक्त में, वो तो जब आएगा आएगा, हमें अपने लोगों की खुशहाली, लोगों की डेवलपमेंट, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये नसीहत दी, जो सिक्योरिटी का आपका मामला है वो आप मेरे पे छोड़िए और आप जो है डेवलपमेंट पे फोकस करिए। तो इसलिए उन्होंने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी पाकिस्तान की, जिसमें कि सिविल सरकार इमरान खान की और आर्मी चीफ उस समय जनरल बाजवा दोनों शामिल थे। आगे भी सुनिए एक मज़ेदार बात। अब वो जो हवाई बात नहीं करी थी ये चेयरमैन शी जिनपिंग ने, अक्टूबर 2019 में
शी जिनपिंग आए थे चेन्नई महाबलीपुरम सेकंड इनफॉर्मल समिट करने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। तो उसमें जब समिट हो गई, हमारे पत्रकारों को बताया गया कि साहब ट्रेड की बात हुई है दोनों देशों के बीच में। अरे भाई, वो ट्रेड के लिए उनका प्रेसिडेंट थोड़ा आएगा बात करने, कोई भी आके बात कर सकता था। तो जो बात वो कह के गए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो ये थी कि देखिए, ये जो 3 मुल्क हैं, चीन, पाकिस्तान और भारत, इनमें शांति होनी ज़रूरी है, तभी इस रीजन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, होगी। अच्छा, इसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे ऐसे पता है इसके बारे में, और लोगों को भी पता है, क्योंकि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ही, जो उस मीटिंग में थे, जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने एयरक्राफ्ट में पत्रकारों को ये बात बताई। उस समय हमारे बीजिंग के कॉरेस्पॉन्डेंट हिंदू के अनंत कृष्णन थे। ये उनकी रिपोर्ट चाइना से आई थी कि वांग ही ने बोला है कि ये पीस होनी ज़रूरी है, पर हमने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या नतीजा हुआ? उसके बाद जब हमने उसको नज़रअंदाज किया तो फिर अप्रैल 2020 में फिर चाइना ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रहे हैं बात को, मैं बीच की बात थोड़ी सी कम काट रहा हूँ, तो उन्होंने वो अपना अप्रैल 2020 के अंदर वो यहाँ आके हमारी ईस्ट लद्दाख में आके वो कब्ज़ा करके बैठ गए। तो कहने का मतलब ये है, उस वक्त से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से लेके नीचे तक सब चाइनीज़ लीडर ने ये खुलेआम कहा है कि चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को और सॉवरेनिटी को। अब ये मोदी सरकार की जो सिक्योरिटी टीम है, उसको इसका मतलब समझना चाहिए था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, अगर ये बार बार बोल रहे हैं तो ये कुछ इतनी ज़्यादा मदद करेंगे कि जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री टर्म्स में एक बहुत तगड़ा मुल्क बन जाएगा, और उसका हम नतीजा अभी देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और आगे भी देखेंगे। एक बात जो प्रधानमंत्री के भाषण में और थी, जो चिंताजनक थी, लेकिन भारत में हो सकता है लोगों को उससे काफ़ी खुशी मिली हो, वो ये है कि उन्होंने कहा कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। जबकि उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हमें इस बात का अंदेशा था कि दोनों में न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है, जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे, और इसलिए हमने दोनों को कहा कि अब ये बंद करो, वरना हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। और तब वो दोनों रुक गए और दोनों ने कहा कि हाँ ठीक है, बंद करते हैं। लेकिन इधर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। तो वो क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस चीज़ को निष्प्रभावी करने के लिए बोल रहे हैं और फिर अपने लोगों में जोश भरने के लिए कह रहे हैं? लेकिन इस बात का और दूरगामी प्रभाव मतलब क्या हो सकता है इसका? देखिए, ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है, बहुत अहम सवाल है, जिसको मैं थोड़े से वक्त लगेगा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये आपके व्यूअर्स के लिए। देखिए, एक ऐसी सोच बनी हुई है वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंडिया के अंदर भी, कि साहब हम जो है, हम बड़ी ताकत है, मिलिट्री ताकत, और हम जो है पाकिस्तान को कभी भी हरा सकते हैं। अब मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी 49 को जब पहली लड़ाई कश्मीर की ख़त्म हुई थी, तो एक मिलिट्री लाइन बनी थी जिसको सीज़ फायर लाइन बोलते थे, तब बन गई। वो लाइन आज भी कायम है, उसका नाम बदल गया है, अब उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो लाइन कायम होने का मतलब ये है मिलिट्री लाइन का, कि जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, फुल फ्लेजेड जंग, इंडियन मिलिट्री में कभी इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान मिलिट्री को इतना हरा सके कि वो लाइन को हटा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, अब लोग कहेंगे कि साहब वो 71 में बांग्लादेश बनाया। अरे बांग्लादेश एक अलग चीज़ थी, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहाँ पे तो इन एनी केस वो जीत सकते ही नहीं थे, कोई भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि 1000 किलोमीटर के उसके बीच में हिंदुस्तान आ रहा था, तो क्या कर सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये एक और स्टडी है, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैंने आपको एक सबूत दे दिया कि वेस्टर्न सेक्टर में
जिसको हम वेस्ट बोलते हैं वो ईस्ट बोलते हैं, जहाँ मिलिट्री लाइन आज भी कायम है, वो हम उसको कभी भी किसी जंग में नहीं हटा पाए हैं। बल्कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 71 की लड़ाई में जब प्रधानमंत्री ने बुलाया था जनरल मानेकशॉ को और उनको बोला कि साहब ये जंग लड़नी है, उन्होंने कहा मुझे 6 महीने चाहिए तैयारी के लिए, तो तैयारी उनको चाहिए थी ईस्ट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल क्लियर हुक्म दिया था। उस समय ये पूरा वेस्टर्न थिएटर एक होता था, वेस्टर्न सेक्टर, और उसके जनरल होते थे जनरल कैंडिथ। जनरल कैंडिथ को हुक्म दिया था जनरल सैम मानेकशॉ ने, आप इस लाइन को होल्ड करके रखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जो है ना घुस पाए ज़्यादा, उसको होल्ड करके रखा। तो कहने का मतलब ये है, कन्वेंशनल लड़ाई में पाकिस्तान कभी आप उसको नहीं हरा पाए हैं। और आज सिचुएशन ये है, जैसे मैंने आपको बताया, 2019 के बाद अब जो है चीन भी मिल गया है, तो अब तो हराने का कन्वेंशनल वॉर में सवाल ही नहीं उठता। तो जब आप उसको कन्वेंशनल वॉर में नहीं हरा पाए, तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहाँ से आ गई? अरे साहब, न्यूक्लियर वेपन की बात तो तब होती है ना, जब इंसान जो है, एक मुल्क जो है, उसकी मिलिट्री ताकत को आपने इतना तहस नहस कर दिया कि उसका सर्वाइवल इज़ एट स्टेक, तब वो थ्रेट भी देगा और वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ भी करेगा। तो ये एक झूठी धारणा है कि न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, अब क्या है ये, और आप थोड़ी सी और बात बता दूँ इसके बारे में। अब उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? उनकी सबसे बड़ी परेशानी कन्वेंशनल वॉर में वो ये है कि उनकी इलोंगेटेड ज्योग्राफी है और बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अहम चीज़ें जो है एकदम बॉर्डर के साथ है। लाहौर जो है वो 40 किलोमीटर है अमृतसर से। तो उनको ये दिक्कत है कि कहीं अचानक अगर आप घुस गए, उसमें 5 किलोमीटर भी घुस गए तो दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर में फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटी है, मतलब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी है, हम फील्ड में छोड़ सकते हैं। पर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अपने ग्राउंड के कमांडर्स को कभी दी ही नहीं, वो आर्मी हेडक्वार्टर होल्ड करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कहना प्रधानमंत्री का या डोनाल्ड ट्रंप का कि एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल थी, इसके कारण हम और आगे नहीं गए, तो ये आपकी गलत धारणा है, ये एक बहुत गलत सोच है। ये आपको पहले उनको कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में हराना है। अगर आप सब जंग में नहीं हरा पाए, अब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो साहब आप वो क्यों न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा, आप समझा दीजिए मुझे। तो यानी फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ही नहीं उठता ना। ये एक बताने का तरीका होता है कि साहब देखिए हमने ये नहीं किया। हमें देखिए, एक मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो ठीक रियलिस्टिक नैरेटिव है, जितने लोगों तक पहुँचा पाऊँ वो पहुँचाना ज़रूरी है। हमारे देशवासियों को पता होना चाहिए कि साहब असलियत क्या है, सिचुएशन क्या है। मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, तो और वो रेटरिक में बह न जाए। हाँ, वो उसमें बह न जाए। जी हाँ। दूसरा एक सवाल जो इस टकराहट के रुकने से जुड़ा हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने बात की और उनके सेक्रेटरी ने बात की, रात भर बात चली और रुका, लेकिन इस बीच और मुल्कों से भी बातचीत चल रही थी, यानी चीन से बात चल रही थी, सऊदी अरब भी इसमें शामिल था और ईरान भी शामिल होगा और दूसरे मुल्क भी शामिल होंगे। तो यह जो पूरा विराम हुआ है, इसके पीछे की डायनेमिक्स को आप हमें समझा पाएंगे? देखिए, ये क्या रहा होगा? हुआ क्या कि 6 और 7 की रात की एयर पावर की लड़ाई के बाद, ये मेरी असेसमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो खबरें आनी शुरू हो गई थी वो ये थी कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल साहब हैं, उन्होंने अब रूबियो को कांटेक्ट कर लिया है। अब वो क्या कर रहे थे दूसरी तरफ मुझे नहीं मालूम। फिर पता चला कि इन्होंने और भी कंट्रीज़ को कांटेक्ट किया है, सऊदीज़ को किया है, यूएई को किया है, टर्की को किया है, सबको, और हर एक से, ये चाइना को किया है, वांग ही से बात करी है। वांग ही और ये जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉर्डर इशू के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहते थे और वो भी चाहते थे कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े, पर सवाल ये है कि इन लोगों को ये कहना, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, इन सब से, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब एक तो ये निकला कि जो हमने इतनी कोशिश करी इतने साल कि साहब हम पाकिस्तान से बड़े हैं,
हमें दोनों को हाइफनेट मत करो। तो आपने खुद ही हाइफनेट कर दिया दोनों को कि ये करिए। और दूसरा, बार बार ये बोलना कि हम संयम से काम कर रहे हैं और ये आप लड़ाई रुकवाइए, दूसरों बाहर वालों को कहना, इससे तो साफ पता जाहिर होता है कि साहब आप जो है इस बात को यहीं रफा दफा करना चाहते थे और आपकी सोच थी। ये कैसे बनी मैं जानता नहीं हूँ, सलाह दी होगी उनके सलाहकारों ने कि हमने जैसे बालाकोट किया था, बालाकोट में हम जो थे उनकी एयर स्पेस में घुस गए थे, अब हम उनकी एयर स्पेस में नहीं जाएंगे और यहीं से कर देंगे तो वो चुप बैठ जाएंगे। ये सोच थी, जो मेरा असेसमेंट है। तो सोच ही गलत थी। वही मैं आपसे कह रहा था सिक्योरिटी टीम को चेंज करिए। नहीं, क्योंकि पहले दिन से आम आदमी ये कह रहा था हाँ कि इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा। तो फिर तो सिक्योरिटी एक इसमें क्या है, ये एक हमने वो बना दिया है नैरेटिव पिछले 11 साल में कि साहब हम जो है पीओके को ले सकते हैं, वापस ले लेंगे। वो ठीक है, 1994 में एक वो किया था, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन हुआ था, पास करा गया था जब ये नरसिम्हा राव की सरकार थी कि साहब ये है, ये हमारा हिस्सा है। अब पार्लियामेंट रेजोल्यूशन करना वो एक बात है, बार बार रक्षा मंत्री को बताना कि हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, तो आप जो है जनता की एक उम्मीद बढ़ा देते हैं कि हम में इतनी ताकत है, हम ले सकते हैं। साहब आप नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अब क्या हुआ है, अप्रैल 2020 से ईस्ट लद्दाख में पीएलए आके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान बैठा हुआ है, बल्कि जो आपका सियाचिन है और जो कश्मीर है वो बिल्कुल जो है दोनों तरफ से दबा पड़ा है। और आगे की बात सुनिए, 2010 के अंदर चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया, प्रीमियर वेन जियाबाओ, जब सरकार थी मनमोहन सिंह सरकार थी, तो उस समय चाइनीज़ की जो एम्बेसी थी यहाँ, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ सिर्फ 2000 किलोमीटर का है, सिर्फ 2000 किलोमीटर का। और उनसे पूछा गया जयशंकर साहब से, उस समय जयशंकर हमारे एम्बेसडर थे चाइना के अंदर, तो उनसे पूछा गया कि साहब ये बोल रहे हैं 2000 है, आप बताइए कितना है। उन्होंने कहा हमारा बॉर्डर जो है चीन के साथ वो 3488 किलोमीटर है, इन दोनों को आप घटा लीजिए, 1488 किलोमीटर जो है वो चीन मानता ही नहीं है बॉर्डर है। कौन सा है वो लद्दाख है। वही लद्दाख है जो आज चीन अब क्लेम कर रहा है। आज चीन क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भी मेरा है और लद्दाख भी मेरा है, ये वही बॉर्डर है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को कितना जटिल, कितना मतलब डेंजरस बना के रख दिया है। एक तरफ तो हमने उम्मीद लोगों की बढ़ा दी है कि हम पीओके ले सकते हैं, और दूसरी तरफ हालत ये है कि हमारी जो थ्रेट्स है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो 370 हटाने से क्या होगा। वो उनका यही था, बीजेपी का आप कोई भी देख लीजिए, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें होता था 370 हटा देंगे, 370 हटा देंगे, तो वो हटाना था। किसी ने ये नहीं बताया इनको, सरकार को, कि इसको हटाने का नतीजा क्या होगा। अब वो नतीजा आपके सामने आ गया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने एक बात और कही थी, और आप इसके पहले के इंटरव्यूज़ में कहते रहे हैं कि इसमें भारत ने गलती की है, बल्कि आपने जिस एक शब्द का इस्तेमाल किया था वो बहुत कठोर शब्द था, आपने ब्लंडर कहा था। ये ब्लंडर है, तो जिसकी पूरी देश वाहवाही कर रहा है, विपक्ष के सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं हम साथ खड़े हैं और हम इसका समर्थन करते हैं, आप उसे ब्लंडर कह रहे हैं। ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इतना महत्वपूर्ण फैसला जिसका देश के जनजीवन पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, उसके भविष्य पर पड़ने वाला है, अगर वो ब्लंडर है तो फिर हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? देखिए ब्लंडर वो कैसे है? इसमें दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि सबने ये कहा कि जब बहुत दुखद हादसा हुआ 22 अप्रैल को जब पहलगांव के अंदर, तो कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है। सबने कहा, मैं उसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता हूँ। जी, ये भी आप कह चुके हैं। उसका रीज़न ये है, देखिए हमारी सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया
ये हटा के 370 को कि अब कश्मीर नॉर्मल हो गया है। अब अगर वही बात बार बार आपके टेलीविज़न चैनल बताएंगे, मेन लाइन टेलीविज़न जो है वो सब ये जो है बात करेंगे, तो लोग जो होते हैं वो जाना ही चाहते हैं छुट्टी पे कश्मीर। कश्मीर की तो अट्रैक्शन है ही है। तो पिछले साल भी कोई 2.5 से 3 करोड़ बताते हैं वहाँ टूरिस्ट गए थे। अब वो 2.5-3 करोड़ जो थे वो फैले ही होंगे ना हर जगह। तो अगर वो वहाँ नहीं होता हादसा तो कहीं और हो जाता। वो क्यों होता? क्योंकि जो टेररिस्ट होता है 10 में से 8 बार उसको फ़ायदा होता है, उसका इनिशिएटिव होता है, क्योंकि वो 2-3 में चलता है, कम लोग होते हैं, वो तय कर सकते हैं हमें कहाँ पर मारना है, किस वक्त मारना है। इनिशिएटिव उनके पास होता है, सिक्योरिटी फोर्स के पास नहीं होता। सो द वेरी फैक्ट कि आपने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि साहब न्यू नॉर्मल, अब ये नॉर्मल हो गया है कश्मीर, पर आपने फ़ौज तो वहाँ से निकाली नहीं, तो नॉर्मल कैसे हुआ ये किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, अगर ये नॉर्मल हो गया है, जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए था, पैरामिलिट्री उसके अंडर होनी चाहिए थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास दे दिया आपने, तो वो नॉर्मल तो था ही नहीं। अगर ये हादसा कहीं वहाँ नहीं होता, कहीं और हो जाता शायद। अब दूसरी बात सुनिए, हमने ये कहा है कि साहब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, टेररिस्ट कैंप पे मार के हमने मारा है, हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को नहीं छुआ। सवाल ये नहीं है कि आपने उनको छुआ कि नहीं छुआ, सवाल ये है आपने पाकिस्तान की सरहद के अंदर असला भेजा है, आपने उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है। तो ये कहना साहब कि वो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, वो उधर से जवाबी हमला कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है, तो वो तो होना ही था। किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप किसी भी मुल्क की, और अगर वो मुल्क जो है सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन है, छोटा मोटा मुल्क नहीं है मिलिट्री टर्म्स में पाकिस्तान, ये आप मान के चलिए, छोटा वैसे है, उनकी इकॉनमी ख़राब है, वो 10 प्रॉब्लम्स है, वो अलग है बात, छोड़िए उसको। मिलिट्री टर्म्स में वो कमज़ोर मुल्क नहीं है। तो ये कहना कि साहब हमने टेररिस्ट पे किया था अटैक, और प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनको हमारा साथ देना चाहिए था इसमें। हाँ, ये उन्होंने कल कहा। अरे जनाब, आपने उनकी सॉवरेनिटी को तोड़ दिया तो उसको रिएक्ट तो करना ही था। हमारी कोई तोड़ के देखे, हम रिएक्ट करेंगे, और हम क्यों करेंगे कहीं पर, हम तो मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करेंगे, तो वही आपको रिस्पांस मिला। तो कहने का मतलब ये है, इसको बात ये नहीं है कि अच्छा फिर आपने क्या किया। हम ये कहा कि साहब हमने टेररिस्ट कैंप, अरे साहब वो सब टेम्प्रेरी है, वो आज यहाँ है टेररिस्ट कैंप, कल वहाँ होगा, परसों वहाँ पर होगा। हासिल क्या किया आपने वो बताइए। जब तक आप मिलिट्री टारगेट्स पे नहीं मारते, पाकिस्तान मिलिट्री से जंग नहीं करते, कैसे होगा। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन के टाइम संयम का मतलब होता है कि आप लड़ना नहीं चाहते। नहीं, देखिए ये एक, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप बार बार अगर अभी देखिए, हमारे ये तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब आप करने क्योंकि क्या करने गए थे आप वहाँ? आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ को हमें एक ठंडे दिमाग से सोचना है कि मारने का उनको क्या मतलब हुआ, उनकी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने का मतलब क्या हुआ। अब हमारा दुश्मन कौन है, हमारे सामने कौन है, उसके पास क्या असला है। इंस्टेड ऑफ ये देखें कि पाकिस्तान के पास क्या है, अरे साहब आप बैठ के देखिए कि चीन के पास क्या है जो वो उसको दे सकता है। लड़ाई आपकी चीन के साथ हो रही है थ्रू पाकिस्तान। ये वही बात है जो अभी यूक्रेन में हो रहा है। खैर हाँ, नेटो जो है वो तो नेटो तो बीच में आ ही गया है, लड़ाई कर रहा है। ये शायद गलत मैंने मिसाल दे दी थोड़ी सी। हाँ, पर जो चीन है, चीन हाथ नहीं दिखाएगा, उसको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। चीन आपको अपना बराबर समझता ही नहीं है, इस लायक नहीं समझता नहीं वो नहीं देखिए, इस समय मैं थोड़ा सा और टॉपिक बदल देते हैं, आराम से बात हो ही रही है। तो देखिए, इस समय शी जिनपिंग ने कहा था कुछ 2018 में कि दुनिया में वंस इन अ सेंचुरी चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, जो 100 साल में कभी नहीं आया।
वो बदलाव क्या है? बदलाव सिर्फ इस कारण से है कि चीन एक बहुत तगड़ा मुल्क बन गया है, यहाँ से बदलाव शुरू होता है। और ये जो है अमेरिका को कबूल नहीं है, तो सारी जड़ ये है। और कैसे बना है वो तगड़ा? वो लड़ाई नहीं कर रहा है, वो कामयाब हो गया है। चीन कामयाब हो गया है, और वो कामयाबी जो है वो अमेरिका और वेस्ट वो थ्रेट देख रही है उसको। यानी जैसे विकास कहा जाता है। अरे साहब, वो विकास कर रहा है मुल्क, वो कैसे थ्रेट हुआ विकास? आप समझाइए मुझे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आप अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। वो तो भाई बढ़ाएंगे ना। अगर आप देखिए वेस्ट पैसिफिक जो है उसमें आज की डेट में 360 मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका की। आप किसी भी मुल्क को 360 बेसेस से घेर लीजिए तो वो क्या करेगा? वो ताकत ही तो बढ़ाएगा अपनी, आपसे लड़ने के लिए। वो वही कर रहा है। देखिए, मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ चाइना की, मैं आपको एक रैशनल बता रहा हूँ कि दुनिया बदल रही है, हमको भी समझना है। हमको समझना है सिक्योरिटी इक्वेशंस बदल रही है। ये भी कह देना कि दिस इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर। अरे साहब, दिस इज़ द एरा ऑफ वॉर। ये तो उल्टा सच है। क्यों सच है? क्योंकि पूरा शिफ्ट हो रहा है दुनिया के अंदर। यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, चाइना पे वो दबाव डालने में लगे हैं, वहाँ पर देखिए वो वेस्ट टूट रहा है उनकी। तो क्या हो रहा है ये? दिस इज़ द एरा ऑफ वॉर। इस एरा ऑफ वॉर में आप जब शांति से रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं रहना चाहते? अच्छा, कैसे रह सकते हैं शांति से? देखिए, सार्क है आपके पास, आप सार्क को, चलिए मैं रुक जाता हूँ, शायद आपके कुछ सवाल होंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ हाँ, लंबा होने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं जी। मैं सिर्फ इस चीज़ यहाँ थोड़ा रोकना चाह रहा था आपको, क्योंकि एक साथ दो बातें कही जा रही हैं कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दरअसल अभी जो सेंट्रल फोकस है वो वॉर अगेंस्ट टेरर है। और ये पिछले कई वर्षों से, दशकों से ये बात चल रही है, और वहाँ से वो सेंटर हिला ही नहीं है। तो अभी जैसे मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ा और बाकी अखबारों को, जिसमें इस बात की बड़ी तारीफ़ की जा रही है कि इन्होंने इसको एक ग्लोबल इशू में कन्वर्ट कर दिया है, वॉर अगेंस्ट, ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर, उसका ये हिस्सा है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे साथ चल रही हैं? यानी आप टेरर को कह रहे हैं कि अब दिस इज़ द सेंट्रल थिंग एंड वॉर इज़ नॉट। देखिए, आज की डेट में ये जो मैं बता रहा हूँ चेंजेस हो रहे हैं, जो सबसे बड़ा डिफाइनिंग चेंज है जो पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला देगा, वो है यूक्रेन की लड़ाई। मिडिल ईस्ट की नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। वो यूक्रेन की लड़ाई है। वो इसलिए है क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई में जो है आपके पास एक तरफ रशिया है जो एक ग्रेट पावर है, और दूसरी तरफ आपका नेटो है। अगर नेटो हारता है, इसका मतलब ये है कि पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो अमेरिका ने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो गिर जाता है। और उसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी देखिए चीन के प्रेसिडेंट गए थे वहाँ, विक्ट्री डे परेड में गए थे, मई 9 को थी वहाँ पर विक्ट्री डे परेड। तो वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो रिश्ता है चीन का और रशिया का बहुत गहरा है। वो कन्वेंशनल वॉर हो रही है, वो वॉर ऑन टेरर नहीं है। वो वॉर ऑन टेरर का ज़माना निकल गया, वो निकल गया ज़माना। वो 9/11 था, उसके बाद जब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया, वर्ल्ड यूनिपोलर हुआ दिसंबर 1991 में, जब सोवियत यूनियन हारा नहीं, टूट गया, ढह गया, उस समय हुआ। तो उसके बाद 9/11 हो गया। 9/11 से फिर अमेरिका ने कहा नाउ देयर इज़ अ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। देखिए, अब जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो बात कन्वेंशनल लड़ाई की हो रही है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका ने क्या किया है, अब जो नेतन्याहू साहब चाहते हैं कि ईरान से लड़ाई हो जाए। अब ईरान की जो सपोर्ट है उसका एक हिस्सा है ये हिजबुल्ला, ये हुतीज़ और ये हमास, ये एक हिस्सा है उसके। तो वो एक मिक्स्ड हाइब्रिड वॉर है।
पर ये कहना कि वॉर ऑन टेरर, मेरे हिसाब से इस समय जब इतनी शिफ्ट हो रही है, दुनिया जो है कन्वेंशनल वॉर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। आज जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका की टेररिज्म नहीं है, उनको कोई लेना देना भी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिलिट्री पावर, मिलिट्री शक्ति चाइना की। वो चाइना के साथ टेररिज्म नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, हमें अपने जो कॉन्सेप्ट है, सोच है, उसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। ये ठीक है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ 34 साल ये काम किया है, 1991 से ये प्रॉक्सी वॉर चल रही है, ये सही है। पर अगर आप उसको गहरी तरीके से सोचिए तो ये क्यों चल रही है? वो इसलिए चल रही है क्योंकि 1991 से हिंदुस्तान की कोई भी सरकार, ये बीजेपी सरकार नहीं, कोई भी सरकार और कोई भी मिलिट्री लीडरशिप ने ये नहीं सोचा कि साहब अगर हम अपनी मिलिट्री ताकत इतनी बना लें कि पाकिस्तान को लगे कि अगर मैं ये करता रहूँगा तो ख़तरा है, तो वो बंद कर देगा। यानी जिसको आप असल डिटरेंस कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल डिटरेंस। हमने कभी वो बनाया ही नहीं, हम इसी में लगे रहे कि साहब हम ये काउंटर टेररिज्म करेंगे। तो आज भी जो हमारा नैरेटिव है वो एक पुरानी दुनिया का नैरेटिव है। ये कहना कि एंड ऑफ वॉर, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ वॉर, इट इज़ द एरा ऑफ वॉर, because all these shifts are taking place and these are big shifts in the world, and it is the era of terrorism. No, it is not the era of terrorism. terrorism का era तो कभी था ही नहीं, because definition terrorism की अलग है, अलग मुल्क के लिए। वो इसलिए बन गया era of terrorism just because अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट बुश ने 9/11 के बाद, कि now there is a global war on terror, तो उसको सबने ज्वाइन कर लिया। तो वो तो बहुत पुराना नैरेटिव है। तो हमारी जो सोच है उसको भी मेरे को लगता है बदलना चाहिए। और देखिए, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है, ये काम है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी टीम का। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं, इनको सोचना है। मैं प्रधानमंत्री को इसमें कोई दोष नहीं देता। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री उस सिक्योरिटी टीम को बना रहे हैं, उस सिक्योरिटी टीम के साथ हैं। तो फिर अच्छे लोगों को बुलाइए ना। पॉलिटिकल लीडरशिप उन्हीं की है। अरे साहब, तो ढंग के लोग एडवाइज़र ले आइए ना। हाँ, तो आप कह रहे हैं आप दोष नहीं देते? नहीं, इसलिए नहीं देता क्योंकि उन्होंने एडवाइज़र गलत चुने हैं, पर एडवाइस जो है वो इसलिए गलत आ रही है। हाँ, तो आप सही एडवाइज़र ले आइए, आपको सही एडवाइस मिल जाएगी। हाँ, जिसे आप डोवल डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। अरे वो साहब, कोई डॉक्ट्रिन वगैरह नहीं है। हाँ, जैसे तो कहा जाता है, चलिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। चलिए, मैं जिस एक प्रश्न को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक और बात कही, वह थी, और जो ज़्यादा चिंताजनक थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान से अब कोई बात नहीं होगी, अब बात सिर्फ दो मसलों पर होगी, आतंक के मसले पर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मसले पर, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि यह एक तरह का गतिरोध है, एक तरह का स्टेलमेट है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बात ही नहीं करेंगे, तो फिर आप पहुंचेंगे तो इसमें क्या है, इसमें हमारा, मैं जैसे आपको समझाता हूँ, हमारा नुकसान हो रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखिए, चाइना का और पाकिस्तान का गहरा रिश्ता है। जितने भी हमारे साउथ एशिया में मुल्क हैं छोटे छोटे, भूटान को छोड़ के, सब ने ज्वाइन करा हुआ है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2014 में मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि नेपाल में सार्क की समिट हुई थी। वहाँ 3 मुल्क थे, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जिन्होंने ये मांग रखी कि चीन, जिसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस है सार्क में, उसको हम फुल मेंबर बना दें। वो इंडिया को, मोदी सरकार को मंजूर नहीं थी। तो वो कुछ ऐसा हुआ कि 2016 में उरी में अटैक हो गया। तो 2016 जो था, उस समय पाकिस्तान के अंदर सार्क की समिट थी, हमने जाने से मना कर दिया। तो जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल था, 2016 में हमने सार्क को छोड़ दिया और हमने अब फोकस किया बिम्स्टेक के ऊपर। अब बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक जो है, 2 मुल्क हमने निकाल दिए सार्क के, पाकिस्तान और मालदीव्स। मालदीव्स मुस्लिम कंट्री है
उन दोनों को हमने निकाल के उनकी जगह 2 और लगा लिए, म्यांमार और थाईलैंड, बिम्स्टन के अंदर। पर आपने ये एक पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया जिसको हम बोलते हैं जियोपॉलिटिकल स्पेस। अब क्या होगा, ये सिंदूर के बाद मैं आपको आगे की कहानी सुना रहा हूँ। अब क्या होगा कि पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज थी दुनिया में वो फिर से ऊपर हो गई है इस एक एक्शन से, हमारे एक्शन से। यहाँ तक ऊपर हो गई है कि बांग्लादेश ने बयान दिया है खुलेआम कि हम अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया को के लिए बंद कर रहे हैं, ये बयान आया है। तो अब बांग्लादेश, मालदीव्स, ये पाकिस्तान, अब जो है चाइना के यहाँ फुटप्रिंट्स और बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं और इन सब छोटे मुल्कों का किसी का भी आपस में बाउंड्री नहीं है, सबकी बाउंड्री सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। तो चाहे चाइना का यहाँ पे पड़ रहा था अफेक्ट, फुटप्रिंट्स पड़ रहे थे, पर फिर भी एक ट्रेडिशनल हमारी होल्ड थी, अब वो कमज़ोर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर आपकी मिलिट्री पावर अगर ये असेस करी गई इतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो छोटे छोटे मुल्क है, चाइना अगर उसकी मदद कर सकता है, चाइना वो कहेंगे हमारी मदद कर सकता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ही, हमारी डेवलपमेंट में मदद करेगा। इसके अलावा और देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि और हमारी जो स्पेस थी, मेरे हिसाब से फॉरेन पॉलिसी की जो हमने ऑलरेडी खो दी थी एक गलत फॉरेन पॉलिसी से, वो और चली जाएगी। दूसरी सुनिए, ये जो अमेरिका है, अमेरिका जो आज हमारी इतनी मदद कर रहा था अभी तक, वो इस अजम्पशन पे कर रहा था कि वो हमें मिलिट्री बुलवार्क बना सकता है इंडियन ओशन रीजन में चाइना के अगेंस्ट, के खिलाफ, चाइना के खिलाफ बना सकता है। अब वहाँ पे भी तो लोग बैठ के सोचेंगे ना कि ये हुआ क्या ऑपरेशन सिंदूर। हम उसके ना बताना चाहें या ना जा उसकी करें इन्वेस्टिगेशन या नहीं बताते हम, पर लोग तो देख रहे हैं ना कि हुआ क्या। तो उसमें क्या होगा कि अब वो भी सोच में पड़ जाएंगे। अच्छा, ट्रंप तो वैसे ही डीलिंग करते हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया कि अब जो है मैं ट्रेड पाकिस्तान के साथ भी करूंगा, मैं ट्रेड चाइना इंडिया के साथ भी करूंगा, और पाकिस्तान से भी मुझे प्यार है, इंडिया से भी मुझे प्यार है। आपने सारे रास्ते खोल दिए हैं। जो फॉरेन पॉलिसी उनकी कंस्ट्रेन हो रही थी साउथ एशिया में, यू हैव सेट इट फ्री। नॉट ओनली दैट, जो आपका बड़ा रोल था एज अ मिलिट्री बुलवार्क अगेंस्ट चाइना, हेल्पिंग अमेरिका इन द इंडियन ओशन रीजन, उसमें भी एक शक का दायरा आ गया है। दिस इज द फॉरेन पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये जो शक का दायरा है, या जिसे आप कमज़ोरी कह रहे हैं, जो हमारी कमज़ोरी है, जब पूछा गया फ़ौज के प्रवक्ताओं से और बाकी लोगों से कि वाकई हुआ क्या, यानी पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमने हिंदुस्तान के 5 जहाज़ों को, लड़ाकू जहाज़ों को मार गिराया, और उनमें से कुछ के बारे में बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि वो पक्की खबर है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से बिल्कुल खामोशी रखी गई है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने का एक मतलब ये भी है, जो फिर सेना के प्रवक्ता ने कहा कि लॉसेस हुई हैं, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। इस पूरी चीज़ को आप कैसे देखते हैं, और जिसमें आपने कहा कि कयास आराई हो रही है और बाहर के लोग तो जानते हैं? देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वो बेसिकली क्या था, वो सिर्फ एक रात की लड़ाई थी, 6 और 7 की रात की, एयर ऑपरेशंस बाय बोथ साइड्स। बाकी जो भी कुछ हुआ है अगले 3 दिन, वो न्यू नॉर्मल है, जो इन्होंने बना दिया, जो बन गया है अब न्यू नॉर्मल। वो जो अब बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ये न्यू नॉर्मल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने एक न्यू नॉर्मल तो बना ही दिया है, पॉज कर दिया है उसको, तो वो भी न्यू नॉर्मल पे ही काम करेंगे अपना। अच्छा, वो जो एक रात का हुआ था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस रात को हमारे भी जहाज़ उड़े थे, उनके भी जहाज़ उड़े थे अपनी साइड पे, दोनों ने किसी की एयर स्पेस के अंदर नहीं आए। तो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स, उसके साथ उन्होंने दागा। पर उन्होंने क्या किया, 7 तारीख को ही
उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहां इंटरनेशनल मीडिया को बुला लिया, और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के नंबर 3 अफसर हैं, एयर मार्शल औरंगज़ेब अहमद, उन्होंने ब्रीफिंग दी। और उस ब्रीफिंग में उन्होंने नक्शा लगाया और नक्शा लगा के समझाया कि अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे उसको उन्होंने बोला ये एक नई लड़ाई है जिसको हम न्यू आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि अभी तक हम दोनों की डॉक्ट्रिन एक थी, वो बदल गई है। तो उन्होंने उसको समझा भी दिया कि ये हुआ, उन सब लोगों को समझा दिया। तो जो उनकी समझ में आया उन्होंने अगले दिन जाके लिख दिया कि साहब ये इनका क्लेम है, उनका दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि आपने 5 इंडिया के जहाज़ों को गिरा दिया। अच्छा, अब जब हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा हमारे एयर मार्शल भारती से, जो हमारे डीजी एयर हैं, कि साहब वो ऐसी रिपोर्ट आ रही है, आप इसको क्लैरिफाई करिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए लॉसेस तो दोनों तरफ होते हैं, तो ये तो कबूला गया कि लॉस हुआ है, पर उन्होंने कहा कि अभी हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि वो तो ख़त्म ही नहीं होगा, उसमें तो पॉज लगी हुई है, वो हमेशा चलता तो रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन साइड उस पर बोलने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के दावे को मानेगी। अच्छा, पाकिस्तान के दावे में ख़ास बात क्या थी? पहली बार चीन का एक ऐसा जहाज़ J-10 और एक ऐसी मिसाइल PL-15, उसने उसका कॉम्बिनेशन था जिसके बारे में वेस्ट को, वेस्टर्न कंपनीज़ को पता तो था कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर हमने क्या देखा कि देखिए ये जो होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, वो इन चीज़ों को नोटिस करती हैं कि क्या क्या हो रहा है, माहौल क्या है। तो नेक्स्ट मैंने ये देखा कि जो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, जो मैन्युफैक्चरर है J-10 के, उनका स्टॉक तो बढ़ गया, और डेसो एविएशन जो मैन्युफैक्चरर है रफ़ाल के, उसका स्टॉक गिर गया। तो अरे भाई, तो कुछ तो हुआ है ना उस रात को। तो आप अगर उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे, और दूसरी बात देखिए, जैसे बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ये लड़ाई नहीं थी, ये क्राइसिस सिचुएशन थी। इसी वक्त पे ही तो इंफॉर्मेशन वॉर होती है। हमारे यहाँ तो जो ये कर रहे थे, मतलब देख के मतलब अफसोस हो रहा था, जो हमारे टेलीविज़न पे हो रहा था, नौटंकी चल रही थी यहाँ पे, वहाँ भी हुई होगी नौटंकी, मैं दिखी नहीं, पर वहाँ उन्होंने कुछ सीरियस काम भी कर दिया। इसलिए जब भी आप मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हमेशा उसमें जोड़िएगा रियल इन्फॉर्मेशन भी, जिससे कि वो पूरा नैरेटिव जो है क्रेडिबल लगे। उन्होंने वो कर दिया, तो उसको पिक कर लिया। अब सारे जो जर्नल्स हैं, ये जर्नल्स हैं, दुनिया के अखबार हैं, ये है वो है, अरे साहब उन सब ने लिखना शुरू कर दिया। तो ये तो पलड़ा जो है वो फिर अब आप क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, लेकिन जनता को ऐसा लग रहा है, और कल के भाषण को जिस तरह रिपोर्ट किया गया प्रधानमंत्री के, और उसके पहले फ़ौज की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई है, उससे जनता को लग रहा है कि हमने कोई कारगर तरीका निकाल लिया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान डर गया है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमने तो इसलिए रोका कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, और फिर उसने वादा कर दिया कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं इन दोनों चीज़ों को समझ नहीं पाया कि अगर पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि हम अब नहीं करेंगे और तब आपने रोका, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने का क्या मतलब? हाँ, तो देखिए ऐसा है कि अब अंदर की बातें क्या हुई हैं वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम सिर्फ इस बात से पता कर सकते हैं कि इवेंट्स क्या क्या हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं ऐसे, तो वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें अच्छा लगता है, मैं भी खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है। बल्कि वो अब एक यात्रा भी निकाल रहे हैं, शायद अभी आज से शुरू हो गई तिरंगा हाँ, यात्रा। तो बिल्कुल है, हौसला अफजाई करिए मुल्क का, उसमें हर्ज क्या है, सब खुश रहें, अच्छी बात है, हमने हरा दिया पाकिस्तान को। पर वो देखिए उसमें क्या है, असलियत तो असलियत रहती है, उसको तो आप छुपा नहीं सकते। अच्छा,
पाकिस्तान उस दिन हारेगा, मैं आपको बताऊं, जिस दिन चीन हार जाएगा। ये आप बात मान के चल लीजिए, ये वो पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान मिलिट्री टर्म्स में तब हारेगा जब चीन हारेगा, और आप चीन को नहीं हरा सकते, बात ख़त्म। अच्छा, अभी तो यहाँ भी खबर आई थी कि हमारे NSA हैं डोवल साहब, उन्होंने इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, सेक्रेटरी रूबियो को फ़ोन किया। तो सच्चाई ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसको पॉज लाने में, ऑपरेशन सिंदूर को। इसमें कोई शक नहीं है, और उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि हमारे रिश्ते जो हैं मोदी सरकार के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, और हम उनको कभी ना कुछ करते ही नहीं है। हमें वो रिश्ते मेंटेन कर रहे हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, तो वो भी साहब हमारे जैसे ही हैं, उनको भी अपने रिश्ते मेंटेन कर रहे हैं। उनको अभी $2.4 बिलियन का IMF लोन मिल गया। अच्छा, इसमें एक मज़ेदार चीज़ देखिए कि जिन लोगों को हम कहते हैं हमारे दोस्त हैं, G7 कंट्रीज़, UK, फ्रांस, अमेरिका, सब ने उस लोन के लिए क्लियर किया है कि पाकिस्तान को मिल जाए। तो अच्छा लगता है, आप हाथ मिलाइए, आप गले लगिए, विच इज़ वेरी गुड, बट दैट इज़ नॉट फॉरेन पॉलिसी। जिसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 साल की कम से कम जो विदेश नीति है वो इस वक्त नाकामयाब दिखलाई पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क ने हमारा साथ खुलकर नहीं दिया। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बात करूँगा कि जो 10 साल की हमारी विदेश नीति है वो गलत थी। वो गलत इसलिए थी क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शिवशंकर मेनन, सॉरी ये जयशंकर, हाँ सॉरी जयशंकर। तो इन्होंने कहा है बार बार कि मैं 40 साल से फॉरेन पॉलिसी कर रहा हूँ और मेरा रिश्ता या मेरा इंटरेक्शन अमेरिका के साथ 40 साल का है। दिक्कत ये है जयशंकर साहब, आपका 40 साल का तजुर्बा अमेरिका के साथ है, पर पिछले 8 साल में दुनिया बदल गई है। दिक्कत सारी ये है, अमेरिका जो है ना तो बाइपोलर वर्ल्ड का एक सुपर पावर है और ना यूनिपोलर वर्ल्ड का अकेला पावर है। अब जो है देयर आर 3 ग्रेट पावर्स, चाइना भी है, अमेरिका भी है, रशिया भी है, एंड इट इज़ अ यूनिपोलर वर्ल्ड, सॉरी इट्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है। तो हुआ क्या है, आपकी 10 साल की फॉरेन पॉलिसी गलत नहीं हुई है। अब आपको उस पर विचार करना चाहिए कि वो शुरू से ही गलत थी। अब आपके पास मौका आ गया है, उसको आप ठीक कर लीजिए। क्या ठीक करिएगा उसमें? आप ये सोचिए कि अगर हिंदुस्तान में 1.4 बिलियन लोग हैं, इतने लोग हैं हमारे, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो 80 करोड़ लोग हैं हमारे 140 में से, उनको हम फ्री राशन देते हैं। तो अगर इतने लोग आपके इतने गरीब हैं कि बेचारे खाना नहीं खा सकते, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का पहला काम ये होना चाहिए कि किसी तरीके से हमें शांति मिले इस पूरे रीजन के अंदर, जिससे हम तरक्की कर सकें, अपनी डेवलप कर सकें। देखिए, शांति, पीस एंड डेवलपमेंट दे गो टुगेदर। जयशंकर साहब का ये बार बार कहना कि इंडिया विल राइज, इंडिया उठेगा इन द वर्ल्ड अमंगस्ट अ वॉलेटाइल सिचुएशन। साहब, वॉलेटिलिटी में कोई राइज नहीं होता है, आपको उसके लिए शांति चाहिए होती है। तो मेरे हिसाब से ये एक मौका है, नॉट ओनली फॉर द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, even for Foreign Minister Jaishankar and his team to completely review the foreign policy of India. अब आप उसको रिव्यू करिए। मैं एक दूसरी दिशा में थोड़ा मोड़ना चाह रहा हूँ, जो आप कह सकते हैं कि ये मेरा इलाका नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है। वो ये कि जब आपने कहा कि फॉरेन पॉलिसी का पहला काम होगा अमन हासिल करना, ताकि आप अपने मुल्क के भीतर ऐसे हालात पैदा कर सकें कि ये जो 80 करोड़ आबादी है वो मजबूत हो सके और उसका विकास हो सके, वह तो आप कर नहीं रहे हैं। 10 साल में 80 करोड़ से ज़्यादा ही हो गई होगी।
या बहुत सारे लोग जो राइट टू फूड में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन आपने सेंसस किया ही नहीं, तो हमें कुछ भी पता नहीं है। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स हमें नहीं पता है, सेंसस नहीं करने से हमें अब मुल्क की डिटेल्स भी नहीं पता है। तो अब मुल्क के अवाम का यह हाल है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। अभी जो डेटा रिलीज़ हुआ है कोविड में मौतों का, वो अब हमें पता चला है कि वो 21 लाख से ज़्यादा लोग हैं, जो हमें 5 साल तक नहीं पता चला और सरकार मना करती रही, सुप्रीम कोर्ट में भी करती रही। तो ये मैं इसको इस तरह से भी देख रहा था, वो सिर्फ जो नुकसान हुआ है उस संदर्भ में नहीं, कि अगर आपने ये कह दिया कि अब यह एक न्यू नॉर्मल है और अभी ये सिर्फ पॉज है, और तो हम आप उसको क्राइसिस सिचुएशन कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उसे लोगों को समझाया जा रहा है कि वो एक वॉर लाइक सिचुएशन में हम हैं, तो हमें कुछ नहीं पूछना है, हमें बिना पूछे सरकार के पीछे खड़े रहना। ऐसी हालत में ये मुल्क कैसे सुरक्षित रह पाएगा? जब हम कुछ नहीं पूछ सकेंगे, तो इसका मतलब हम जनतंत्र रहेंगे ही नहीं, हम हमेशा सरकार के पीछे खड़े रहने को मजबूर हैं। नहीं, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। सी द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज कि यू शुड बी एबल टू क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर कि वो क्या रहा है साहब। और वो तो पिछले 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी उन्होंने कोई, वो करते ही नहीं है प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो सवाल ये है कि अब ये डेमोक्रेसी है कि नहीं है, उस पर आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप तय कर लीजिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं आपको बता दूँ कि हमारी पिछली 10 साल में सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत नीचे गिर गई है, थ्रेट्स हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक ऐसी दिशा में जा रही है जिससे देश की डेवलपमेंट, हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आज हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हम नहीं उठा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? हमारे दिमाग में एक कॉलोनियल माइंडसेट है, और वो ये है कि साहब मुझे जो है वो गोरे आदमी के साथ दिखना है, वो फ्रांसीसी हो, यूके का हो, अमेरिका का हो, मुझे उसको जाके गले मिलना है, और वहाँ मुझे दिख रहा कि चीनी तो हमारा जैसा था, वो 1918 में उसका भी पर कैपिटा इनकम वही थी जो मेरी थी। अरे साहब, आज तो वो नंबर 1 पार मतलब बनने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। It is number 1 in the world in terms of infrastructure building. It is number 1 in the world. तो उस जो रियलिटी है उसको हम मानने को तैयार नहीं है। तो जब तक हम एक क्लैरिटी से, जब तक मोदी साहब एक क्लियर एडवाइज़र की टीम नहीं लाएंगे, सिक्योरिटी टीम, एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं लाएंगे हु इज़ विलिंग टू सी द इंडिया ऑफ टुडे, तो कैसे होगा? आप मुझे बता दीजिए। लेकिन मैं ये शायद आखिरी सवाल होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि वे अपनी एक नई टीम लाएं और ठीक करें, लेकिन एक ऐसी सरकार जो पिछले 11 साल से ऐसी नीतियाँ लगातार बना रही है जिससे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा, जिसको वे 80 और 20 कहते हैं, उस बड़े हिस्से को लगातार आप अपमानित करते हैं या उसकी ज़िंदगी को काबू में करने की कोशिश करते हैं, तो जो सरकार अपने ही आवाम के एक हिस्से को अदर बनाकर उस पर हमला करती आ रही है, वो मुल्क का भला कैसे सोच सकती है? मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाती है तो आपको सिक्योरिटी एनालिस्ट भी नहीं मिलेंगे, सिक्योरिटी टीम में भी अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड होने चाहिए पहले। जो आदमी आइडियोलॉजिकली इंक्लाइन नहीं है वो तो वैसे ही नहीं वहाँ जाएगा। और इसलिए मुझे फ़िक्र हुई कि जब मैंने फ़ौज की ब्रीफिंग देखी परसों, तो मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ और मुझे ये देख के खुशी होनी चाहिए थी कि वहाँ तुलसीदास को उद्धृत किया जा रहा था और रामधारी सिंह दिनकर को, लेकिन मुझे बहुत फ़िक्र हुई कि उसको जिस तरह उद्धृत किया जा रहा था वह एक पेशेवर फ़ौज को नहीं करना चाहिए था, वो एक तरह से भावनात्मक उद्वेलन पैदा करने की कोशिश थी। तो एक फ़ौजी, पूर्व फ़ौजी होने के नाते और एक पेशेवर आदमी होने के नाते फ़ौज के इस झुकाव को आप कैसे देखते हैं, जो मैं पिछले 11 साल से धीरे धीरे देख रहा हूँ कि वह
एक विचारधारा की तरफ झुक रही हैं। मैं देखिए, मेरे को अफसोस होता है, शौक़ होता है देखकर कि ये हिंदुस्तान की फ़ौज कहाँ जा रही है। इसके ऊपर मैंने एक पूरा चैप्टर भी लिखा है अपनी किताब में जो लास्ट आई है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अब मैंने इतना कह दिया, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मैं ध्यान से देखता हूँ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को, तो आज मुझे सबसे ज़्यादा, ये एक अच्छी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स न्यूट्रल जो हैं वो एयरफोर्स में दिखते हैं। आर्मी में तो मुझे कोई दिखता ही नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा एयरफोर्स में दिखते हैं। और जैसे जो अगली जंग होगी, क्योंकि इसी का नमूना बड़ा होगा, तो वो एयर वॉर से शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की सरकार एयरफोर्स की बात सुनना शुरू कर दे, और उसके लिए ये ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि जो हमारा CDS है, ये मेरी सोच है और बहुत सोचा है मैंने इसके बारे में, इस CDS को, अनिल चौहान को सिर्फ आर्मी के बारे में समझ में आता है और लड़ाई आर्मी नहीं करेगी। अगली लड़ाई शुरू होगी एयरफोर्स से। या तो आप इसको ऑपरेशनल इश्यूज से अलग कर दीजिए, अनिल चौहान को बाकी काम करें वो जो कर रहे हैं, और जो है कहना ये चाह रहा हूँ, आप फ्री हैंड दीजिएगा इंडियन एयरफोर्स को। वहाँ आज भी समझदार लोग हैं। इंडियन एयरफोर्स को तय करने दीजिए कि उसको कौन से जहाज़ चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको तय ना करे। इसी तो हम कई तरीके से इसको सुधार सकते हैं, पर ये कहना कि एक अच्छी सिक्योरिटी टीम ये ला सकते हैं, तो साहब ये नहीं ला सकते। मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, मैं इस पूरी सिक्योरिटी टीम को पिछले 10-11 साल से देख रहा हूँ, एक ऐसे नज़रिया से जिससे विद अ 40 इयर्स एक्सपीरियंस मेरा, तो मैं हर तरीके से देख रहा हूँ। ये सिर्फ नाक तक देख पाते हैं, उसके आगे नहीं देख पाते। और वो इसलिए कि ये एक आइडियोलॉजी की सेवा करना चाहते हैं, देश की नहीं। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, और इस बात पे मुझे बहुत अफसोस है। देखिए, हमको सिक्योरिटी को अच्छा करना है, उसको तगड़ा करना है, डेवलपमेंट के रास्ते पे हमको ले जाना है देश को। तो अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ी सी और बात बताऊँ। कुछ भी था, वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कोई ख़ास नहीं था, पर वो थोड़ा सा दबा के रखते थे अपनी आइडियोलॉजी को। वो सबसे बात कर लेते थे, सबसे मिल लेते थे, तो काम हो जाता था। अब हम थोड़ा सा बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले गए, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। इस बिंदु पर हम अपनी बातचीत ख़त्म करते हैं। यानी इस अति से वापस आना भारतवर्ष का बहुत ही आवश्यक है। उसके बिना भारत की सुरक्षा संभव नहीं है। यानी भारत एक विचारधारात्मक देश ना हो, बल्कि सारी विचारधाराओं को मिलाकर चलने वाला हो, तभी सुरक्षा की गारंटी की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण साहनी। बहुत शुक्रिया। और आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस बातचीत को यहाँ तक देख पाए हैं। हमें मालूम है कि बहुत सारे लोग शायद रुक कर देखेंगे और बहुत सारे लोग साथ में देख पाएंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपनी प्रतिक्रिया हमें दें, और कड़वी कॉफ़ी की जो आप मदद कर सकते हैं वो करें। बहुत शुक्रिया।